बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं या करने वाले हैं और उसके साथ साथ थोड़े कॉन्शियस भी हैं मौजूदा सूरत हाल को लेकर। वेल, सबसे आगे इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, आपको बताने के लिए कि आज दिन में क्या होने वाला है। ये आयशा यूसुफ है, ये इमरान हसन है और हम आगाज़ करने लगे हैं अपने शो का। आगाज़ हो चुका है, लेकिन आगाज़ से पहले हम थोड़ा सा ज़रा ना ख़बरें ढूंढने की कोशिश भी कर रहे थे। ढूंढने की वजह ज़रूरत नहीं थी, हम इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हुए खबरें हैं चारों तरफ और ऐसी खबरें आ रही हैं कि हम जो है ना बताते हुए थोड़ा सा दुख भी हो रहा था, अफसोस भी हो रहा था, लेकिन सिचुएशन जो है उससे आपको अपडेट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कर रही है एहतजाज, उनका कहाँ तक पहुँच चुका है, अभी तक क्या खबर आ रही है? ताज़ा तरीन अपडेट है वो हमें अभी पता चली है। इनफैक्ट उस पर हम तबसरा भी लेंगे कि 0 पॉइंट के आसपास कोई जो है ना हरकत देखने में आ रही है कि यहाँ तक पहुंचे, लेकिन हम आपको इनफैक्ट एग्जैक्टली अपडेट करने की कोशिश करेंगे थ्रू आर ओबियसली कोरेस्पोंडेंट्स एंड हमारी जो पूरी टीम है जो न्यूज़ की आपको अपडेट रखे हुए हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के हवाले से हम बात करें तो लीडर कौन है, एक बहुत बड़ी बहस इस वक्त चल रही है। बानी तहरीक इंसाफ की बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को संजानी में धरना देने की इजाज़त मिल चुकी है रिपोर्टेडली, लेकिन बुशरा बीबी जो है वो धरने का मकाम तब्दील करने से इनकारी हैं। रिपोर्टेडली वो ये कह रही हैं कि नहीं, हमने वादा किया है तो हम आगे जाएंगे। जरा ये भी कहते हैं कि जो बैरिस्टर सैफ हैं उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम एहतजाजी काफिले में शरीक बुशरा बीबी तक पहुंचाया है और बुशरा बीबी ने बानी तहरीक इंसाफ से खुद तस्दीक किए बगैर धरने का मकाम तब्दील करने से इनकार कर दिया है। इसके ऊपर हमने कोशिश करनी है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से किसी का मौक़िफ़ लें, लेकिन उससे पहले कुछ अपडेट आपको कर देते हैं। वो ये कि जो वाक़या पेश आया था कल वो ये था कि शरपसंद जो है उन्होंने 4 हमारे जो रेंजर्स के सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको शहीद कर दिया। इसके अलावा और भी कई इस तरह की इत्तलात मौसूल हुई हैं जहाँ पर झगड़े हुए हैं और इसकी वजह से लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को भी अब तलब कर लिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए जो है ना वो अभी तक ये हमें बता रहे हैं। नमाज जनाजा जो है वो इन रेंजर्स एहलकारों की अदा कर दी गई है। हम आपको दिखा भी रहे हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इनकी नमाज जनाजा में मौजूद थे। सारी सिचुएशन क्या रही है इसके ऊपर ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे इसके जिम्मेदारों का तयन बहुत ज़रूरी है। ये कीमती जाने हैं जिसकी भी नेग्लिजेंस की वजह से ही हुआ। एहतजाज ज़रूर हो लेकिन ये जानी नुकसान इस तरह से होना, क्योंकि जो एहतजाज करने वाले हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं हमारी वो भी कोई बाहर से तो नहीं है, पाकिस्तानी है। रेजिस्टेंस का आपको हक है। ऐसी सूरत हाल तो ना हो कि इंसानी जाने जाएं। जिसकी भी गलती इसके अंदर इन्वॉल्व उसका तयन होना चाहिए और ज़रूर करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। अब ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, सूरत हाल क्या है इस वक्त, और जो लोग जानना चाहते हैं कि काफिला पहुंचा कहाँ पे है, लोग कितने इसमें, जावेद सुमरू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं ये, और इनकी पूरी टीम हमारे रिपोर्टर्स की मुसलसल इस पे निगाह रखे हुए हैं और अब तो हमें ये यहीं मिलते हैं पिछले कई घंटों से। सुमरू साहब, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। अब तो सुबह शाम कब होती है पता नहीं चल रहा सर, अब तो दूसरा दिन है इमरान के, हमें ना रात का पता लग रहा है ना दिन का पता लग रहा है ना शाम का, बस इसी चीज के तगोदों में कि ये जो PTI के कारकुनान एहतजाज के लिए कहाँ तक पहुंचे। ताज़ा तरीन क्या है आपके पास? जी, ताज़ा तरीन अभी कुछ ही देर 15 मिनट पहले की अगर मैं बात करूं तो G11 से लेकर 0 पॉइंट तक का जो एरिया है, ये तमाम जो PTI के कारकुनान हैं वो वहाँ पर कोई कहाँ पे मौजूद है, कोई कहाँ पे मौजूद है, मुख्तलिफ पॉकेट्स में ये यहाँ पे मौजूद है। और जो पहला अगर हम कहें इनके जो फ्रंट के कारकुनान हैं वो 0 पॉइंट के करीब करीब वो पहुँच चुके हैं। ये तो बहुत नज़दीक है। लेकिन देखें एक चीज़ जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो भी अपने हिसाब से मुकम्मल तैयारी किए हुए हैं। अगर ये रेड जोन में जाने की कोशिश करेंगे तो मुझे ये यकीन है कि इनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ, और या फिर इनके ऊपर कोई ऐसा ऑपरेशन भी किया जा सकता है कि जी आप आगे ना जाएं। क्योंकि कल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने क्लियर कट कह दिया था कि जी रेड जोन के तरफ तो आपको इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। अब रेड जोन जो है वो 0 पॉइंट से आगे तकरीबन हमारा शुरू हो जाता है, जाकर आपके सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग तक ये सारा रेड जोन है। ठीक है। अब अगर 0 पॉइंट से इनको आगे आने देते हैं तो मैक्सिमम ये आपारा चौक तक से लेकर आगे इनको नहीं जाने देंगे। और सबसे अच्छी जो बात मैं आपको बताऊं, हमने 2 दिन से नोट की है, वह खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की, उन्होंने अभी तक उस तरह से फायर ओपन नहीं किया। रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया उन्होंने, बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। और उनकी कोशिश है कि चूंकि आगे भी हमारे सारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, कहीं उनकी किसी जान को नुकसान ना पहुंचे। जो ऑर्डर्स आए हैं, स्पेशली कल जो अफसोसनाक वाकया कल रात देखे ना, उसके बाद जो अब ऑर्डर्स आए हैं आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब किया गया, कहा गया कि कोई भी शरपसंद नजर आया या कोई ऐसी वैसी हरकत हुई तो गोली मारने का हुक्म दे दिया गया है। ऐसी सूरत हाल में आखिर कहाँ तक आप करेंगे, कितना रिस्ट्रेन करेंगे? जो रेड लाइन है कानून नाफिज करने वाले इदारों की, आप रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर कुछ ना तो कुछ रिएक्शन आपको आएगा। अब देखें, फौज जो है पूरे इस्लामाबाद में नहीं है,
रेड जोन के अंदर मौजूद है, वो पिछले तकरीबन 10-12 दिन से मौजूद है। लॉकडाउन हुआ है रेड जोन, अब उधर वहाँ ये जा नहीं सकते। अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो जाहिर है फिर जो रिस्ट्रेन का मुजाहरा था इदारों की तरफ से वो फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर लाशें गिरेंगी। लाशें वैसे भी गिर चुकी हैं। गुज़िश्ता रात को आप देखें कि रेंजर्स के 4 एहलकार जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। उससे पहले पंजाब पुलिस का एक एहलकार मुबशर जो है वो शहीद हो गया, उनकी नमाज जनाजा हो चुकी। तो ऐसी सूरत हाल में आप चाहते क्या हो? अच्छा, एंट्री एग्जिट पॉइंट सारे बंद किए हुए थे इस्लामाबाद के, तो ये बताइए ये जो काफिले आ रहे हैं ये इस्लामाबाद के ही हैं या बाहर से दूसरे सूबों से दूसरे शहरों से भी आ रहे हैं, या फिर ये सिर्फ KPK से ही ज्यादा यहाँ पर आते हुए हैं? ज़्यादातर लोग KPK से हैं। ज़्यादातर लोग KPK से हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, दोनों जुड़वा शहरों में PTI का कारकुन बहुत ना होने के बराबर निकला है, लेकिन ना होने के बराबर है। ठीक है, जितना इनको एक्सपेक्टेशंस थी कि पिंडी, इस्लामाबाद और बाकी इलाकों से लोग आएंगे, KPK से तो नो डाउट अली अमीन गंडापुर साहब अपने साथ अपना पूरा कारवां लेके आ रहे हैं उनके मुताबिक, लेकिन यहाँ से हमें उस तरह का जो जोश जज्बा या पार्टी के लिए कोई कारकुन जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो सपोर्ट इनको यहाँ से नहीं मिली। अच्छा, किसी पॉइंट के ऊपर कोई निगोशिएशन हो रही है? क्योंकि हमारे लिए तो जाहिर बात है हमने तो रिपोर्ट करना है, जो होगा वो रिपोर्ट करेंगे कि ये हुआ है। एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर सिक्योरिटी इदारों को भी कोई खुदा न खास्ता इंतहाई कदम उठाना पड़ता है तो नहीं होना चाहिए, आई मस्ट से। लेकिन ये तभी होगा कि कोई निगोशिएशन होगी, कोई डायलॉग होगा, कोई बातचीत हो रही है किसी नुक्ते के ऊपर। और ये संजानी वाला आइडिया आया, इस पे क्या अपडेट है? इमरान देखें, जाहिर है इंतज़ामिया ने ना सिर्फ इनकी जान की हिफाजत करनी है, जो इस्लामाबाद में रहने वाले दूसरे लोग हैं उनकी भी जान और माल की हिफाजत करनी है। तो उन्होंने उनको एक ऑप्शन गुज़िश्ता रात दिया है कि जी आप संजानी जाके बैठ जाएं, चाहे जितने दिन बैठें, आपको इस्लामाबाद आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ख़ास तौर पर D चौक की। अब देखते हैं। उसके बाद कल रात को बैरिस्टर गौहर तकरीबन 10:30-11 बजे अचानक अडयाला जेल पहुंचे, खान साहब से मुलाकात हुई, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि नहीं जी मैं ना मानू वाली बात है। खान साहब नहीं माने और उन्होंने आके बता दिया कि जी हम संजानी में नहीं बैठेंगे और हम आगे जाएंगे। और उसके बाद ये मुसलसल जावेद साहब, ये भी खबरें आ रही थी, कुछ स्कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा था या कोई बनाने की कोशिश कर रहा है कि बानी PTI जो है उन्होंने कह दिया था कि ठीक है संजानी में जाकर बैठ जाएं, लेकिन बुशरा बीबी ने मानने से इनकार कर दिया। फिर बानी PTI को उनके लिए, बुशरा बीबी के लिए कोई वीडियो भी रिकॉर्ड करानी पड़ी कि नहीं जी आप जाकर जो है ना। देखिए ये बातें बिल्कुल हैं, लेकिन ऑथेंटिक चीज़ कहीं से नहीं मिल रही। जहाँ तक हमने कोशिश की मालूमात देने की, तो उसमें तो हमें यही इतला मिली फौरी तौर पे कि जी इमरान खान साहब नहीं मान रहे। जब इमरान खान साहब नहीं मान रहे तो फिर बुशरा बीबी की क्या ताकत है कि वो आगे हाँ करें या ना करें? अच्छा, तो बुशरा बीबी ने भी कह दिया कि जी मैं नहीं मानती। ख्वाजा आसिफ साहब, उनको एक बयान देना पड़ गया। हमारे पास वो बयान है ख्वाजा आसिफ साहब का, वो जरा चला देते हैं, उसके बाद बात करते हैं मजीद। जी जी, ज़रा थोड़ी देर बाद हम कोशिश करते हैं कनेक्ट करिए और ख्वाजा साहब को स्टेटमेंट आपको सुनाएं। इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया, वो आपको सुना देते हैं। अच्छा, एक तो ये कि अब हमने एक चीज़ हमारे सामने है कि प्रोटेस्टर्स तो नहीं रुक रहे हैं और सिक्योरिटी इदारे भी अपने तौर पर तैयार है, आर्मी इज़ ऑल्सो है। सो इज़ देयर एनी पॉइंट जिस पे लोकल जो लीडरशिप है बाहर वो कोई अपना फैसला ले सके? जैसे गंडापुर हैं, मेनली लीड तो वही कर रहे हैं, उनके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी है KP की, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं। तो लोकल लीडरशिप कोई डिसीजन ले सकती है और कारकुन उससे रुक सकता है या नहीं? फैसला अडयाला से ही आएगा। कारकुन तभी रुक सकता है जब लीडरशिप उनको रोकने के लिए कोई हुक्म या रिक्वेस्ट या फिर उनको कोई ऑर्डर जारी करेगी, वरना कारकुन कैसे रुकेगा? अच्छा, दूसरी इसमें चीज़ मैं बताऊँ, इनके कारकुनों के साथ साथ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो रास्ते में तबाही फैलाते हुए आ रहे हैं। सरकारी दफातर से उन्होंने कंप्यूटर्स चोरी किए हैं, सरकारी दफातर से उनको नुकसान पहुंचाया। अच्छा। सरकारी इमलाक को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। नुकसान पहुंचाना चलो पहुंचा दिया, अंदर से चीज़ें चोरी करके लेके जाना, फुटेजेस मौजूद हैं, चल रही हैं। जब इस किस्म के लोग होंगे तो फिर वो तो तबाही फैला के। फेलियर किसका समझते हैं आप? और जब भी इस तरह देखिए, इसमें फेलियर में इसलिए नहीं कह रहा किसी का होगा, क्योंकि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि यार कहीं किसी की डेथ ना हो जाए। अगर फायर ओपन करते हैं तो डेथ हो गई तो किसी का घर का नुकसान होगा, कोई किसी भाई होगा, कोई बेटा होगा, कोई शोहर होगा, उसका नुकसान हो जाएगा, उस फैमिली का नुकसान होगा। तो वो जो रिस्ट्रेन करने वाला पॉइंट है सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसका नाजायज इस्तेमाल उस एहतजाज में मौजूद कुछ लोग लेना चाहते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि 100% कंफर्मेशन है कि इसके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो बाकायदा तौर पर शरपसंद हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं जो बाकायदा तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को बड़ा अहम एक डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त भी है जी। इस वक्त 10:30 पौने 11 अब वो शॉट हमारे पास आ गई है। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था ये बानी PTI बुशरा बीबी वाले मामले पर, वो जरा सुन लेते हैं। खातून लीड कर रही है, उसको पता है कि मैं करीब पहुंच चुकी हूँ और मैं लीडर बन गई हूँ।
तो इस सूरत हाल में वो जो है शील्ड जो एडवांटेज उसको मिला है, शील्ड प्रेस दैट एडवांटेज, वो खातून जो है वो एडवांटेज प्रेस करेगी कि उनकी बेगम जो है, जो ऑब्वियसली उनकी प्रॉक्सी है, वो इस वक्त जो है शी इज कंट्रोलिंग द सिचुएशन और सारे कार्ड जो है उसके हाथ में। गवर्नमेंट को अपना रिजॉल्व जो है इस वक्त डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन उस तरफ जा रही है कि अगर वो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, इट विल बी ए ह्यूज सेटबैक, ह्यूज फॉर द कंट्री। अच्छा, तो ये वैसे वो स्टैंस है जो उससे पहले भी खालिद साहब लेते रहे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी को एक मौका मिल गया है कि वो लीडर बने और वो हाईलाइट हो भी रही हैं, वो लीड कर भी रही हैं। दिस इज सॉर्ट ऑफ हर फर्स्ट इवेंट एज अ पॉलिटिकल लीडर, मैं तो कह सकता हूँ अब उनको, क्योंकि वो लीड कर रही हैं। और कल मैंने उनको स्पीच करते हुए भी सुना, दो के स्पीच के ऊपर अभी उनकी उतनी ग्रिप नहीं है, लेकिन बहरहाल एक मोटिवेशन फैक्टर मौजूद है। जो वर्कर वहाँ पे हैं, रिपोर्ट्स मुतजाद हैं कि लोग यहाँ पे कितने हैं। इससे पहले कि मैं सुमरो साहब से इस तादाद के बारे में पूछूँ कि टू बी एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक अंदाज़ा बता सकते हैं जो कि हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट करें। लेकिन उससे पहले मोहसिन नकवी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है, वज़ीर दाखिला है हमारे, उनके हवाले से ज़रा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। पिछली दफ़ा भी जब किसी तरह का दावा बोला गया तो हमारे उसमें भी जवान शहीद हुए। तमाम आईजीज़ को, इस्लामाबाद पुलिस को, सबको कन्वे कर दी है कि जिन लोगों ने ये कॉल दी थी, जिन लोगों ने लोगों को बुलाया है, वो सारे के सारे के ज़िम्मेदार होंगे और उनमें से किसी को भी हम नहीं छोड़ेंगे और उन तमाम के ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर होंगी। इस्लामाबाद पुलिस के जवान 2 क्रिटिकल हैं इस टाइम पे, ज़ख्मी भी उनके दर्जनों में हैं, लेकिन ये शहीदों के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ हमारा वादा है कि उनके शोदा का खून हम रायगा जाने। ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं, ये नमाज जनाजा जो अदा करने गए थे, वहाँ से उन्होंने ये बयान दिया है और उनका यही कहना है कि कोई जो है ना किसी के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी, जो भी काम ख़राब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जावेद साहब, आपने सुना ख्वाजा आसिफ साहब का, वही बात वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को मौका मिल गया है लीडर बनने का, उनको पता है वो करीब पहुँच गई हैं तो वो मौके से फ़ायदा उठा रही हैं। मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब खुद चाहते हैं कि बुशरा बीबी जो है ना वो PTI की लीडर बने, जिसके पास कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है। और मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ बतौर जर्नलिस्ट, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, खान साहब जब तक हैं उनकी मौजूदगी में PTI का कोई भी लीडर नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता ये है कि PTI के जो रहनुमा है, सीनियर क़यादत हो या मिडिल लेवल की क़यादत हो, उनको सबको पता है, ज़ाती तौर पे, जहनी तौर पे ये समझते हैं कि चूंकि इमरान खान साहब जेल में, तो बाहर सियासत में वो उनके जानशीन है, जबकि जानशीन कोई नहीं है। अब अदालतों में से के फैसलों के मुताबिक कब इमरान खान साहब रिहा होते हैं, जिस दिन वो रिहा होंगे। इन सब ये साइकोलॉजिकली खेलने की कोशिश तो नहीं कर रहे खान साहब के साथ कि जानबूझ के बुशरा बीबी जो है ना उनको लीडर बनाए या इस तरह के बयानात दें और खान साहब सोचें कि PTI के अंदर इस वक्त कई धड़े मौजूद तो है ना, हर धड़ा ये चाहता है कि हम इमरान खान के जानशीन बनने, तो वो हर धड़े की अपनी अपनी कोशिश है। पहले आप देखें कि इमरान खान साहब की बहनें थी, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स आती नहीं। उस वक्त बुशरा बीबी जो थी बिल्कुल साइलेंट थी। अब बुशरा बीबी बोलना शुरू हुई हैं, स्पीचेस कर रही हैं, इसका एहतजाज को वो लीड कर रही हैं। तो देखें आप, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो बिल्कुल साइलेंट हो चुकी हुई हैं साइड पे। तो इन तमाम चीज़ों को देखें और बाकी जो क़यादत है पुरानी, जो जिसमें मैं नाम भी ले सकता हूँ, सेनेटर हामिद खान साहब हैं, वो बहुत पुराने PTI के कारकुन हैं, लाहौर से इलेक्शन भी लड़ते रहे, अब सेनेटर हैं। जो इस किस्म के जो पुराने लोग थे वो बुशरा बीबी से बिल्कुल दूर हैं। अब बुशरा बीबी वो तमाम के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक धड़ा कहा जाए या एक पोर्शन कहा जाए जो KPK के अंदर है, अब वो सिर्फ उसको लीड कर रही है। तो बेसिकली गद्दी की जंग भी कह सकते हैं इसको फॉर नाउ। अच्छा, इस पे हम बात करेंगे क्विकली। कितने आदमी लगते हैं आपको के हैं यार इमरान? मैं सॉरी, ये एक रफ आइडिया कह सकता, मेरा रफ आइडिया ये है कि 2 से 3 हज़ार के करीब लोग जो है जो बताया जा रहा है, लेकिन PTI की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हम 10 से 15 हज़ार के करीब लोग हम लेके आ रहे हैं। लेकिन जो आज़ाद ज़राए से या हमने ऑब्जर्व किया उसमें 2 से 3 हज़ार। जरा नून लीग का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं इस पे, हुकूमती जमात है उनसे ज़रा, क्योंकि इस वक्त काफ़िले तमाम रुकावटें अबूर करते हुए पहुँच रहे हैं। हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं जो कि कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनसे ज़रा नून लीग और हुकूमत का मौक़िफ़ लेते हैं। राना साहब, थैंक यू वेरी मच। ये जो तमाम काफ़िले इस वक्त रुकावटें अबूर करते हुए पहुँच रहे हैं, मुतज़ाद इतलात हैं, 4-5 हज़ार लोग, 10 हज़ार लोग हो सकते हैं। एक तो इस वक्त जो कशमकश जारी है सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान, इन कारकुनान PTI के दरमियान, आप खुद भी एक सियासी कारकुन हैं, आप इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? हुकूमत चाहे तो इस काफिले को रोक सकती है, लेकिन हुकूमत की बारहा कोशिश है
कि जो गैर कानूनी काम ये कर रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको इजाज़त नहीं दी प्रोटेस्ट की और सिट इन की, उसके बावजूद ये कर रहे हैं और फिर दफ़ा 144 भी नाफिज है। तो हुकूमत चाहे तो रोक सकती है, लेकिन हुकूमत ये चाहती नहीं है कि कोई जाने जो है वो जाएं, मासूम जाने चली जाएं। लेकिन इन्होंने अपने वर्कर से जो ये काम करवा रहे हैं वो इलीगल भी है, और इसी बुनियाद पे क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि कोई तसादुम हो या कोई ऐसी कोई नुकसान हो जाए, तो इस वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी सिर्फ इसलिए वो कर पा रहे हैं क्योंकि रियासती मशीनरी जो है गंडापुर साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, और सरकारी अफसरान जो है। ये बड़ी अच्छी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना जो है, हुकूमत को बड़ापन दिखाना ही पड़ता है। ये बताइएगा राना साहब कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और कुछ किसी एक पॉइंट के ऊपर इत्तफाक भी हो गया था कि शायद संगजानी के अंदर आपने इजाज़त दे दिया धरना देने की। इनके ऊपर अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है इन मुज़ाकरात पर, इस बारे में ज़रा बताइएगा। देखिए, मुज़ाकरात हुकूमत के दरवाजे तो पहले दिन से खुले और हुकूमत इनको कहती रही है कि आप अभी बेलारूस से जो डेलीगेशन आया हुआ है और ये सदर उनके मौजूद हैं, तो आप इसको मौखर कर लें और हम आपके साथ बैठ जाते हैं कि क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन इस तरह आप ऐसे जो है वो आपकी मांगे हैं जो पूरी भी नहीं हो सकती, और आप जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, और फिर आपने इस तरह की मैसेजिंग की है कि अल जहाद के नारे हैं, कफन बांधना है और ये सारा, और फिर अमवात भी हुई है फौजी अफसरान की जो नहीं होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेट है, मैं फिर कह रहा हूँ कि दोनों तरफ पाकिस्तानी हैं, वो भी पॉलिटिकल कारकुनान है, गवर्नमेंट भी पाकिस्तानी है, सिक्योरिटी इदारे भी। अच्छा, हुकूमत की अपनी कोई होमवर्क भी होगा ना, कोई आपकी इंटेलिजेंस भी होगी। कितना तवील हो सकता है ये सिलसिला जो इस वक्त चल रहा है, और क्या कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, फिर आगे फर्दर डेवलपमेंट कोई हो सकती है? इस पर क्या टेक है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है? देखिए, 126 दिन भी का भी जब धरना था तो उसके भी कोई नताइज नहीं निकले थे, और फिर एंड में उन्होंने जो है वो पीटीवी के ऊपर हमला आवर हुए और कोई फायदा नहीं हुआ, मुल्क को नुकसान हुआ, चीनी सदर का दौरा जो है वो मुलतवी हो गया। तो देखें, इस तरह ब्लैकमेल करके मुज़ाकरात नहीं होते, मुज़ाकरात टेबल पे होते हैं, और हम तो समझते हैं कि ये अप्रोच ही गलत है। ठीक है राना साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा। हुकूमत इस वक्त किन खतूत पे सोच रही है, हमने आपको बताया। तहरीक इंसाफ किन खतूत पे सोच रही है, और फिर इस पे तबसरा या तज्जिया क्या है? अच्छा, एक चीज़ मैं जावेद साहब से शुक्रिया करने से पहले जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हुकूमत ने तैयारी की, पहले तो कहे थे कि तैयारी बहुत की जा रही है, इस्लामाबाद के शहरी जो परेशान हो रहे हैं या दीगर शहरों के शहरी, इंटरनेट सर्विस बहुत अहम सवाल है आपका। इस्लामाबाद का ताजिर जी, इस्लामाबाद का रहायशी, इस्लामाबाद में सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब करने वाला जो शख्स है या फैमिली है या खातून है, इन मुजाहरों की वजह से बहुत परेशान, क्योंकि जब वो सुबह, रात को तो सूरत हाल कुछ होती है, जब सुबह उठता है तो उसको रास्ते बंद मिलते हैं, बच्चे स्कूल्स नहीं जा रहे, 9th और 10th क्लास के यहाँ पे सेंड अप्स चल रहे हैं, बच्चों के जो सूरत हाल है वो पेपर्स कैंसिल हो गए। जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो ओवरऑल, मैंने और ये नहीं कहता कि इकनॉमी की सूरत हाल कहाँ जाती है, लेकिन जो शहरी हैं खास तौर पर इस्लामाबाद के, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना। ठीक है, एक ब्रेक पे जाना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अपडेट्स एंड ऑल द बेस्ट। आपको और आपकी टीम को भी जो हमें अपडेट रखे हुए मुसलसल, हमारी न्यूज़ टीम कोशिश करी कि आपको अपडेटेड रखे। क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। आप सबसे आगे देख रहे हैं दीगर मौजूआत, सियासी मौजूआत तो चल ही रहे हैं, लेकिन उसमें एक बहुत ही अहम मौजू है और हमने इस पर फोकस रखना है, वो है हज के हवाले से मुख्तलिफ लवाज़मात। जो हुकूमत पाकिस्तान है या पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है, वो कोशिशें कर रही है कि जितने भी आज़मीन हैं उनके लिए कुछ ना कुछ आसानियाँ पैदा की जाएँ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन आसानियों को आपसे मुतारिफ़ कराया जाए। एक मोबाइल ऐप का आगाज़ किया है आज़मीन हज के लिए मिनिस्ट्री ने, और ये वजारत मजहबी उमूर जो है उसने हज मोबाइल ऐप, पाक हज मोबाइल ऐप के नाम से इसको बाकायदा तौर पर मुतारिफ़ कराया है। इससे जो आज़मीन हज हैं उनको बाकायदा रहनुमाई मिल सकेगी। और एक बड़ा कॉमन इशू आयशा लोगों के साथ होता है कि हुज्जाज कराम वहाँ पे गुम हो जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद होती है, लाखों लोग होते हैं। इस साल पाकिस्तान के लिए 1,79,000 से ज़ायद आज़मीन का कोटा मुख्तस है, तो ये ऐप उसमें उनको हेल्प करेगी, और दीगर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं क्योंकि इस ऐप के थ्रू वो ले पाएंगे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव जो लिया गया। बिल्कुल ऐसे ही। अब इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, क्या ये इस्तेमाल करना आसान है? क्योंकि एक और
जो चीज़ होती है वो ये कि हमारे मोस्टली हाजी जो होते हैं ना वो बुजुर्ग होते बुजुर्ग हैं, होते तो हैं। मोस्टली उनको समझ नहीं आती है कि किस तरह से इन क्योंकि ऐप्स को ट्रेंड चलाना के है। एज के आखिरी हिस्से में हज करते हैं लोग जाके। इसके ऊपर भी हम काफ़ी मरतबा वैसे बात कर चुके हैं। तो इसके ऊपर हमने बात कर दी है। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद अताउर रहमान। उनसे जानते हैं कि क्या ये ऐप ईजी टू है और इसमें और कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि हाजियों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया, थैंक यू। बताइए सर इस ऐप के बारे में। ये है पहले तो मैं छोटी सी मुख्तसर सी तमहीद ये दे दूं कि पिछले साल हज में कोई 7-8 नई चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी। उनमें से एक ये पाक हज ऐप भी था। ठीक है। इस साल हम उसको उस कामयाबी से चला, लेकिन अगर कोई थोड़े बहुत कमियां थी वो भी उससे रिमूव कर रहे हैं और इसको बेहतर बना रहे हैं। ठीक है। पाक हज ऐप उस वक्त से जब एक आज़िम हज जो ही फॉर्म भरता है तो उनका जो नंबर उनको अलॉट होता है वो और अपना CNA कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के वो उसको एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है। इससे पहले हम ये है कि SMS के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए वो भी पूछते होते थे करारंदाजी कब होगी, फ़्लाइट कब होगी, हम कब जाएंगे। अब उस ऐप के ज़रिए पहले दिन से हमारा उनके साथ रब्ता होता है। जो भी वो पूछते हैं उसी ऐप के ज़रिए उनको जवाब दिया जाता है। और बल्कि ये कि तरबियती मवाद जितना भी ट्रेनिंग मटीरियल है, चाहे वो वीडियोज़ हों, ऑडियोज़ हों, बल्कि हमारे जो ट्रेनिंग का किताबचा है वो भी पिछले साल से हम छाप नहीं रहे हैं, बल्कि उसी ऐप में वो उसका हिस्सा है। और अगर किसी ने प्रिंट करना हो तो गली मोहल्ले में आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। अब आता हूँ इसकी बाकी फ़ीचर्स की तरफ। ये ऐप सऊदी अरब में भी थ्रू आउट हज के वापसी तक उस हुजाज साहिबान के साथ साथ रहता है। इसमें जैसे आपने बताया अगर कोई हाजी साहब अपना रास्ता भूल जाए तो वो भी उसमें गाइड रहनुमाई की जाती है। बल्कि एक फ़ीचर ये भी बता दूं कि इसमें ऑफलाइन भी ये सहूलत मौजूद है। अच्छा, ट्रैकिंग। अगर इंटरनेट ना भी हो, मेना में बतौर ख़ास ये मसला होता है कि हाजी साहब जो है वो उनको याद होता है कि मैंने इधर इधर जाना है, लेकिन वो किसी इंतज़ामी मजबूरी की वजह से कोई वहाँ जो पुलिस होती है वो उनका रास्ता किसी और रास्ते पे डाल देते हैं। तो उसमें ये एक आसान प्रोविज़न है कि वो एक जो है जगह क्लिक करें तो वहाँ उनके और अपने मकतब का नाम दे दे कि मेरा फ़लाँ खेमा फ़लाँ मकतब में है। तो इस ऐप के ज़रिए उस जगह से सीधी एक लाइन बन जाती है कि आपने इधर इधर से अच्छा वो फिर इसमें सारे मसले में वही इंपॉर्टेंट मसला आता है कि हाउ टू ट्रेन देम। बिल्कुल इस ऐप को यूज़ करने का, चूँकि एक तो हाजी साहिबान उम्र रसीदा लोग होते हैं, ज़्यादातर यंग कम होते हैं। बिल्कुल। और मोबाइल का नॉलेज वैसे और फिर ये कि आज के इस IT के दौर में टेलीफोन कॉल्स तो एक जगह होती है दूसरी जगह नहीं होती, फिर मुल्क बदल जाता है तो फिर पूरा पैराडाइम शिफ्ट आ जाती है। अलग बात है कि पिछले साल से ही हमने इधर ही से हुजाज को यहाँ से लोकल सिम इंस्टॉल करके सऊदी अरब भेज चुके हैं। अच्छा, उसमें कुछ सेटिंग्स वगैरह में कुछ लोगों को जिनको ये सेटिंग्स डालना नहीं आती थी, मसले आए थे। इस बार हमारी कोशिश होगी कि वो चंद हुजाज को जो मसला आया था वो भी ना आए। तो आपने प्रॉपर फीडबैक लिया जितने भी हुजाज कराम वापस आए जिन्होंने इस्तेमाल किया इस ऐप को, उनसे आपने फीडबैक लिया और इसको मज़ीद आसान, अगेन मैं यही बात करूँगी कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मोबाइल और मोबाइल एप्लीकेशंस यूज़ करनी नहीं आती, उनके लिए किस तरह से आसानी रखी गई है? और इंग्लिश और उर्दू इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया? बिल्कुल है, इंग्लिश उर्दू दोनों हैं, बल्कि हमारी कोशिश होगी कि कुछ चीज़ें हम मसलन तरबियती मवाद जो है उसमें तो हमने मुकामी ज़बानों का भी ख्याल रखा है कि जो सूबाई मुकामी ज़बानें हैं उनमें भी, लेकिन उमूमन कुछ लोग मुकामी ज़बानों के पढ़ने के साथ इतने आदी नहीं होते। मसलन मैं पश्तो की मिसाल दूंगा कि लोग उर्दू को शायद पश्तो से पढ़ने के मामले में ज़्यादा बेहतर समझते हैं, बोलते तो वो हैं, लेकिन बहरहाल वो भी हम उसमें एलिमेंट डाल रहे हैं। आपके पॉइंट की तरफ आता हूँ कि उनको समझ बूझ, असल में एक तो जिस एज ग्रुप के लोग जाते हैं उनके पास स्मार्टफोन भी कम ही होते हैं। लेकिन अब IT की और ये YouTube इनकी वजह से स्मार्टफोन का इस्तेमाल भी काफ़ी आम है, लेकिन फिर भी
हम अपने ट्रेनिंग के सेशंस के दौरान इस पे भी हुज्जाज को ट्रेन करेंगे। पिछले साल भी किया था। मैं ये भी यहाँ बता दूं कि हमने पिछले साल से ट्रेनिंग का दौरानिया भी डबल कर दिया है। यानी अगर पहले हम सिर्फ रमज़ान के बाद ट्रेनिंग के लिए हुज्जाज को बुलाते थे, आज़िमीन हज को, इस पिछले साल से हमने रमज़ान से पहले भी बुलाया। मेजर बग्स क्या रिपोर्ट हुए थे पिछली दफ़ा? चूँकि आपने कहा कि टेस्ट फेज आपने किया इसका, तो मेजर बग्स या मेजर प्रॉब्लम्स लोगों ने बताई होंगी ना कि हमें ये मसला आ रहा है, वो क्या थे और उनको कैसे एड्रेस किया आपने? एक तो पिछले साल से ही फर्स्ट टाइम हुआ कि हुज्जाज वहाँ जाके सिम्स के पीछे ना फिरे, तो हमने इधर ही से एक सिम उनको इंस्टॉल करके फ़ोन पे भेजा था। Great. और उसका ये था कि वहाँ पे मैं अनलिमिटेड इसलिए कहूँगा कि वो वहाँ थ्रू आउट जो इंटरनेट जितना इस्तेमाल करना पड़ता है वो भी उसी सिम पे चलता है, और उससे व्हाट्सएप कॉल्स भी वॉइस हो सकती हैं जो कि वहाँ मुकामी सिम से मुमकिन नहीं होती। तो इस ऐसी सहूलत की और साथ में ऐप की सहूलत, उसके लिए जो फ़ोन सेट में कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, अक्सर हुज्जाज को वो नहीं था पता। ठीक है। तो फिर हमें यहीं से टीम्स भेजनी पड़ी थी उस कंपनी की। इस बार हम शुरू से उनको यहाँ पे अच्छी खासी ट्रेनिंग भी देंगे उन सेटिंग्स पे, और वहाँ पे सहूलत भी मुहैया करेंगे। दूसरी बात ये है कि मेना में और बल्कि हरमैन शरीफैन के भी आसपास चूँकि बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, उसमें कोई टेक्निकल इशू आ जाता है कनेक्टिविटी में, जो कि एक नेचुरल सी बात है। लेकिन हमारी कोशिश है यहाँ मुकामी और वहाँ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन से भी कि हम एक ऐसी अरेंजमेंट तय करें आपस में कि ये मसला टेक्निकल सपोर्ट। एक क्विक क्वेश्चन इसका आंसर कर दीजिएगा, ये जो इस सिम के ऊपर या इस पैकेज के ऊपर जो खर्चा होना है, जारी बात है वो रोमिंग के ऊपर है या खर्चा इंटरनेट का है, तो वो उनकी ओवरऑल हज पैकेज में शामिल है या फिर उसके लिए अलहदा से चार्जेस मिनिस्ट्री ने कुछ रखे हैं? जो मैं आपको बताऊं कि न सिर्फ ये बल्कि पिछले साल से हम हुज्जाज को 3 बैग भी दे रहे हैं, एक बड़ा बैग, एक छोटा बैग केबन साइज़ का, और एक बेल्ट, और ख़वातीन के लिए एक स्कार्फ। ये सारी चीज़ें उन्हीं सर्विस चार्जेस में शामिल है जो हम हुज्जाज से पहले भी लेते थे। और ये है कि हम कुछ बैंक्स के साथ जो हमारे पैसे उनके साथ होते हैं, कुछ अरेंजमेंट्स इस तरह की है कि हुज्जाज पे इन चीज़ों का इजाफी बोझ ना पड़े। फिर मैं ये भी आपको बता दूं कि पहले भी तो हुज्जाज वहाँ सिम खरीदते थे, अब ये जो हम सिम दे रहे हैं ये उस खर्चे से तकरीबन आधा है। तो उस पे उनके पैकेज में उन पे बोझ नहीं पड़ रहा है। हाँ, एक शिकायत उमूमन ये की जाती है कि हज महंगा हो गया। उसकी वजह ये है कि कौन सी चीज़ सस्ती, एयर फेयर महंगे हो गए। नहीं, एयर फेयर भी मैं आपको ये बता दूं कि इस साल पिछले साल भी हमने उससे पिछले साल से सस्ता किया था। और यहाँ मैं बता दूं आपके नाजरीन के लिए कि पिछले साल से इस साल भी हमने एयर फेयर में 25 से 30 हज़ार रुपये कमी लाई है, बिकॉज ऑफ और सक्सेसफुल नेगोशिएशंस विद द एयरलाइंस। हमने उनके साथ थोड़ा हिसाब किताब किया और उस पर कायल किया कि आप लोग ये काम कर सकते हैं। ये जॉब के अलावा जो है एक नेकी है, क्योंकि आपको पता है हम उस तबके से या उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे लोग पूरी जिंदगी जो है ना पैसे जमा करते हैं। एक और बात, इस बार हम दाखिले के साथ सिर्फ 2 लाख रुपए दे रहे हैं, और जो सक्सेसफुल होंगे जिनका करारंदाजी में नाम निकल आएगा तो फिर वो 4 लाख मजीद जमा करेंगे, और आखिरी किस्त, तीसरी किस्त फिर फरवरी। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं और अल्लाह करे कि सारा अमल बहुत अच्छे से हो, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, हमारा जॉब है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इखलाकी पहलू, अपनी नीयत का पहलू ऐड कर लें तो वो जॉब हमारे लिए इबादत बन जाती है। तो मिनिस्ट्री के भी जितने लोग हैं जो इस अमल में हिस्सा ले रहे हैं वो इसको कार खैर समझ के करेंगे तो डेफिनेटली उसका सवाब भी हमारे लिए, बाकी जॉब तो हम कर ही रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर द ऐप। तमाम हुज्जाज किराम से भी गुजारिश है कि जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए ट्रेनिंग आपने पूरी लेनी है और ताबुन करें, ताबुन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। जी, सुबह से आगे में आपको कहेंगे एक मरतबा फिर से खुशामदीद, और अपने अगले सेगमेंट पर जाने से पहले एक सवाल जो है वो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा, क्योंकि पर्चा लीक कर दिया उन्होंने, पहले सवाल मुझे मालूम है। चले अच्छा, सवाल जो है ना वो ये है कि आप भी कराची में रहे हैं, ठीक है, मैं भी रही हूँ, मैंने भी कुछ वक्त गुजारा है। आपके नजदीक कराची में घूमने की जगह कौन सी, कहाँ पर जाते थे घूमने? इफ यू आस्क मी तो जस्ट सी व्यू
इफ यू आस्क मी, Just sea view? या समंदर का एक कोना या दूसरा कोना या तीसरा कोना, 3 कोने हैं। वहाँ कोलाची वगैरह आप आगे जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ चले जाएं, मेन सी व्यू पे चले जाएं, या फिर आप वो फ्रेंच बीच साइड उसको आप। अच्छा, जो नॉन कराचीइट्स हैं ना, उनके लिए जो समंदर है वही सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट हम कह सकते हैं कराची के अंदर होता है। लेकिन कराची वाले जो कराची के अंदर रहते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, उनके तो वहीं पे है ना, शहर के अंदर है समंदर। ये सवाल हमारे ज़हनों में आया ही तब हमने जब डिस्कस किया इस टॉपिक को लेकर डियर व्यूअर्स, कि कराची में रहने वाले 2.5 करोड़ आबादी का शहर है, इनके लिए इतने मौके होने चाहिए घूमने फिरने की, इतनी जगह होने चाहिए। कराची में एक तो लाइफ बहुत तेज है, फास्ट पेस लाइफ है, लोग काम बहुत करते हैं, ट्रैफिक हंगामी, फिर मसाइल इतने ज्यादा है जी, पानी नहीं आ रहा, बिजली के मसाइल, तो लोगों को रिलैक्स होने के लिए कम से कम एक वीकेंड पे ऐसी जगह तो मिले कि वो जाएं और वहां पे रिलैक्स करें फैमिली के साथ। तो ये सवाल कराचीइट्स हमने आपके लिए उठाने का फैसला किया कि क्यों नहीं है कराची में इतने अच्छे ज्यादा मकामात जिस पे लोग जाएं, और क्या वो मकामात जो हैं वो 2.5 करोड़ लोगों के लिए काफी हैं? तो आंसर इज नो, काफी है नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, हमने इसके ऊपर बात भी करनी है। जान लेते हैं कि जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, खास तौर पर जो कराचीइट्स हैं, मोस्टली वो सोचते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले हम जरा जानने की कोशिश करते हैं। बुशरा अंसारी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहती हैं इस मामले के बारे में। बुशरा साहिबा, कितनी 2 से 2.5 करोड़ के करीब आबादी हम कराची की कह सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन शहर है, लेकिन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए ना बहुत ही कम मौके हैं, और समटाइम्स अफसोस भी होता है ये सोचकर। आपकी क्या राय है इस पर? मैं तो सिर्फ अफसोस ही कर सकती हूँ आपकी तरह, क्योंकि जो पार्क थे भी उन पे कब्जे करके लोगों ने बिल्डिंगें बना ली हैं, सीमेंट का शहर बन चुका है। कभी पार्क होते थे, जाहिर है पार्क की जगह सिटी को में प्लानिंग में आता ही होगा ना। हमने बचपन में थोड़े बहुत पार्क देखे भी थे, कासिम पार्क है उधर जहांगीर कोठारी के पास, उजड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है। फिर ऐसे 1-2 पार्क हैं, आंटी पार्क जिसका नाम मोइन अख्तर पार्क है, तो वो आम पब्लिक की वहाँ तक रीच नहीं है, या पता नहीं वहाँ मेंटेनेंस नहीं है, तो कुछ वो ऐसा माहौल नहीं है कि जहाँ जैसे इस्लामाबाद में शक्करपड़िया में बाहर आती है तो फूलों की नुमाइश होती है, तो कराची में इस तरह की कोई चीज नहीं होती। समंदर ही है, शुक्र अल्लाह का, वो भी अगर हम वैसे समंदर के अंदर ही रहते हैं, हम अंदर से समंदर भी क्लेम किए चले जा रहे हैं, रिक्लेम किए जा रहे हैं, तो कहाँ तक हम ये चीजें लोगं से इनकी रेंज से दूर करते जाएंगे। और जो कराचीइट्स है वो तो इसको ज़्यादा महसूस करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रही, और वन ऑफ द मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट, लेजेंड हैं आप हमारी, और आपकी बात की भी बड़ी वैल्यू है। तो हमने इसीलिए फैसला किया कि हम मुख्तलिफ लोगों से जिन लोगों की पब्लिक ओपिनियन स्ट्रॉन्ग है या लोग इम्पैक्ट है उसका, इस पर बात करें। इस वक्त हमें हमजा अली अब्बासी ज्वाइन कर रहे हैं, ज़बरदस्त टेलीविजन आर्टिस्ट हैं, मेरे बहुत फेवरेट हैं, वन ऑफ द बेस्ट जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। हमजा वैसे तो इस्लामाबाद से हैं, लेकिन उनसे चूँकि कराची उनका भी वक्त गुजरता है, तो हम जरा हमजा से भी राय लेते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचें। हमजा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और हम जब कराची के मसाइल की बात करते हैं तो हम सबका वोकल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कराची समहाउ पूरे पाकिस्तान को पालता है, फाइनेंस करता है। आप बीइंग एन आर्टिस्ट इसको कैसे देखते हैं? देयर आर नो पब्लिक प्लेसेस जहां पे लोग जा सकें और एंजॉय कर सकें। आप क्या टेक है आपका इसके ऊपर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं जी। कराची बदकिस्मती से जहां और बहुत सारे मसाइल का शिकार है, एक मसला ये भी है कि कराची के अंदर ग्रीन एरियाज जहाँ पे फैमिलीज जा सकें, उसकी बहुत बड़ी कमी है। वहाँ पे जो पार्क्स हैं वो भी इतने बुरे निगलेक्ट का शिकार हैं कि वो एक बंजर ज़मीन का मंजर पेश करते हैं। और जो समंदर है, अल्लाह की बड़ी नेमत कराची के लिए है, वो साहिल भी जो है अगर आप देखें तो लोग इस काबिल नहीं रहा कि वहाँ जाके एक साफ सुथरे अच्छे एनवायरनमेंट में फैमिली जो है वो एंजॉय कर सकें। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये कराची के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है। मेरा फेवरेट स्पॉट, शायद और भी बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्पॉट है, वो समंदर ही है। ये कराची का खासा है समंदर, और मेरे जैसे लोग जो वहाँ समंदर को बहुत पसंद करते हैं, उनको भी समंदर एंजॉय करने के लिए कराची से जरा बाहर जाना पड़ता है। तो वहाँ पे फिर ऐसी कोई साफ जगह मिलती है जहाँ पे इंसान सही तरह समंदर को। बहुत शुक्रिया। हमजा अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, और उनकी भी यही राय है कमोबेश। वो यही कहते हैं कि पहले तो होते थे लेकिन अब नहीं है। बहरहाल आप लोग जो हैं, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, आप भी अपनी राय दे सकते हैं, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्क्रीन पर एक QR कोड जो है वो हम इस वक्त लाने लगे हैं, उसको आपने स्कैन करना है, और जो पोस्ट आपके सामने आएगी उसमें एक सवाल है, और सवाल यही है कि क्या आपको लगता है कि कराची में जो प्लेसेस हैं घूमने फिरने की वो काफी हैं या नहीं। उसके ऊपर आकर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। QR कोड डिस्प्ले हो रहा है। इतनी एफर्ट हम सिर्फ इसलिए करें डियर कराचीइट्स, हमारे सब शहरों से कंसर्न है, लेकिन कराची इस मामले में ज्यादा निगलेक्टेड है और ज्यादा डिजर्व करता है। सो इसलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस पे हमारी आवाज़ के साथ खड़े हों। हम ऑफ एंड ऑन इस पे बात करते रहेंगे ताकि जो अहले इक़्तिदार हैं उन तक ये बात पहुंचे, वो कुछ ना कुछ तवज्जो दें और कुछ ना कुछ कराची
कराची के लोगों के लिए फैसिलिटीज़ बेहतर हों। तो आप इस QR कोड को स्कैन करें, अपनी राय दे दें और हमें भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जब हम लाइव नंबर डिस्प्ले करेंगे आप इस पर भी हमसे फशोर बात कर सकते हैं। हमजा से जो कि हमने बात की, हाँ हमने क्योंकि मुख्तलिफ सीनियर तरीन हमारे साथ आर्टिस्ट मौजूद हैं, वी आर सो ऑनर्ड कि जब भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की वो आ गए। इस वक्त अनवर मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर मकसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया और ये इशू ही इस तरह का है कि इन सबके कराची जो है ना दिलों के बड़े करीब है। बहुत शुक्रिया अनवर मकसूद साहब, सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अगेन यही सवाल आपसे भी कि आपको क्या लगता है कराची के अंदर इस वक्त जो तफरीही मकामात हैं कराची के लोगों के लिए, कराची के शहरियों के लिए, वो काफ़ी हैं? कराची की आबादी 3 करोड़ है और समंदर है हर तरफ, तो इतने रश में, इतनी महंगाई में वो समंदर भी घूमने नहीं जाते, कोशिश करते कि डूब जाए, मगर वो पुलिस पकड़ लेती है उनको। सिनेमा नहीं देख सकते, 1200 रुपये टिकट है, खाना भी जाके अच्छी तरह नहीं खा सकते, 30 रुपए की रोटी है। अगर जिन लोगों के पास पैसा है उन्हें कोई फिक्र नहीं कि शहर में और लोग भी रहते, और लोग भी बसते। इनके यहाँ जनरेटर्स हैं, उनके यहाँ बिजली नहीं है, इनके यहाँ पानी टैंकर से आ जाता है, उनको पानी लेने के लिए बाल्टियाँ औरतें उठा के 12-12 मील पैदल जाती है पानी भर के ला। मगर उसके बावजूद भी कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तरक्की कर रहा है। तो और आपने तो अनवर मकसूद साहब वो वक्त देखा है, कराची का अच्छा वक्त देखा है आप जैसी शख्सियात ने, जिसके ऊपर रश किया जा सकता है। और बिल्कुल हम इसीलिए आपकी आवाज़, आपके अल्फाज हमारे लिए बहुत कीमती हैं, आप जैसी शख्सियात के जो आके इसका इजहार करें। इस वक्त हमें जावेद शेख साहब फाइनली ज्वाइन कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट पाकिस्तान के, लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं। हम जावेद शेख साहब से भी ज़रूर राय ले लेते हैं चूँकि उनका भी एक अभी वर्किंग स्टेशन तो जारी बात है कराची है। जावेद शेख साहब, थैंक यू वेरी मच, वी आर सो ऑनर्ड कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। कराची का हम तस्करा कर रहे हैं, आप किस हद तक मुतमईन हैं जो बात हम कर रहे हैं कि कराची में लोगों के लिए वॉकिंग स्पॉट्स नहीं हैं, ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लोग जा सकें? आपका क्या टेक है इसके ऊपर? भाई खैर इतनी को खास जगह हो, जैसे आप लोगों सब आम है कि बीच एक ऐसी जगह है जहाँ इजी एक्सेस है लोगों का, और फिर या तो खाने की जो बड़ी मार्केट है, दुकानें हैं, उस पर जा सकते हैं। बस ये 2 ही जगह हैं जहाँ आवाम की तफरीह के लिए कुछ है, अदरवाइज तो कोई ऐसी खास जगह नहीं है। एक जमाने में हिल पार्क होता था, लोग वहाँ जाते थे, बैठते थे, बट वो अब टू क्राउडेड, अब वो खत्म हो गया है। अब कोई नई जगह अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से आई नहीं है कि लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा पार्क बनाया जाए। हमारे पास जगह बहुत है, मगर प्लानिंग की कमी है, और ये हुकूमत को सीरियसली सोचना चाहिए। एक आपका ये सवाल है, ये लोगों को यानी कि हुकूमत के लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा कि वाकई इन 2 जगहों के अलावा तो कराची के अवाम के पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, यही कोशिश हमने की है और आप जैसी शख्सियात ने आके तकवीयत दी हमारे इस मौक़िफ़ को, आपका बहुत शुक्रिया। कराची पे हक भी है कि हम कराची के हक में बात करें, और फिर हमारा फ़र्ज़ भी है, और ख़ास तौर पे उन लोगों का, आयशा, जिनके पास घूमने के लिए, अनवर मकसूद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि साहिल पे भी अब कैसे जाएँ, जा नहीं सकते, किराए ज़्यादा हैं, सिनेमा कैसे देखें, 1200 की टिकट है। ये सस्ती एंटरटेनमेंट शहर के लोगों के पास होती थी जो अब नहीं है, तो हमने इसी पर बात करने का फैसला किया है कि इस पर हम लोगों बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर बात करना। और मैं चाहूँगी कि जो देखने वाले हैं वो लाजमी अपनी राय का इजहार करेंगे, स्पेशली कराचीइट्स की मैं बात करूंगी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। QR कोड जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर हम बार बार डिस्प्ले कर रहे हैं, आप उसको स्कैन कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। ये आपको फेसबुक पोस्ट तक लेकर जाएगा जहां पर हमारा ये सवाल है, हम आपकी राय को भी अपने इस शो का जरूर हिस्सा बनाएंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके ऊपर एक काउंटर पॉइंट भी आता है, वो ये कि कुछ कराची वाले जो है ना वो कहते हैं कि नहीं भाई हमारे पास हैं इनफ स्पेसेस घूमने के लिए। अब वो स्पेसेस कौन कौन सी हो सकती हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे हम, और ब्रेक से वापस आने के बाद आपको बताएंगे कि चाहे कम है लेकिन ऐसी कौन कौन सी जगह है कराची में जहां पर आप अच्छा वक्त गुजार, या वो जगह जो तवज्जो तलब है, अच्छी जगह हैं, उनको थोड़ा सा तवज्जो देके बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि अगर जगह हैं भी तो हमारा मकसद क्रिटिसाइज करना नहीं है, लोगों के राइट पे बात करना है कि वो जगह ज्यादा होनी चाहिए, और सभी सेलिब्रिटीज ने एंडोर्स किया कि ज्यादा जगहों की जरूरत है। आप एक क्विक ब्रेक लीजिए, वापस आते हैं, वी विल बी हैविंग एन एक्सीलेंट पर्सन टू टॉक अबाउट, उनसे जरा पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। ब्रेक के बाद आइए।
कराची में हम कुछ स्पॉट्स के हवाले से, घूमने फिरने की जगहों के हवाले से जो कि बहुत महदूद हैं, ये बढ़ाई कैसे जा सकती हैं, पहले फेज़ में हमने इस पे बात की। अब हम इस फेज़ में हमारे साथ फैसल अली आराई साहब मौजूद हैं, लाइफ कोच हैं, ट्रैवलर हैं, कराची को ज़रा बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने टेक्निकल आई से देखा है, तो हमने कहा उनकी ओपिनियन ले लेते हैं और उनसे ये पूछ लेते हैं कि जगह हैं कौन सी, और फिर जारी बात है इसमें सजेशंस भी हम ऐड कर लेंगे कि इसको बेहतर कैसे करें। सो राइट नाउ फैसल इज़ लाइव विद अस। फैसल, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने हमारी आई बिलीव कॉन्वर्सेशन सुनी है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपनी राय दीजिए। सबसे पहले एक तो हमने जो मुद्दा उठाया इसको आप कैसे देखते हैं, और दूसरा आप बीइंग कराचीआइट किस हद तक मुतमईन हैं ये जो पॉइंट है कि कराची में लोगों के घूमने के लिए कम जगह हैं, ज़्यादा होनी चाहिए, ज़रा प्लीज़ अपना वर्जन दीजिए इस पर हमें। देखिए, इस पे दो राय तो नहीं है कि ज़्यादा जगह होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी जगहें होना 3 करोड़ या 2.5 करोड़ की आबादी के शहर का हक़ है, और ख़ास तौर पे एक ऐसा शहर जो फाइनेंशियली हब है और जहां पाकिस्तान के हर एक गोशे से, हर एक खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ ये कहना कि कराची में सी व्यू के अलावा और बंस रोड के अलावा कोई जगह नहीं है, ये थोड़ा सही नहीं होगा, क्योंकि कराची इतना बड़ा शहर है कि मैं काफ़ी इत्मीनान से ये कह सकता हूँ कि कराची में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने पूरी तरह कराची को नहीं देखा है। और कराची क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो फैसल साहब, आप बताइए ना, कौन कौन सी जगह ऐसी हैं, लाइक मैंने अगर आना है कराची और मैं चाहती हूँ कि मैं घूमूं कराची को, जिसके बाद मैं कह सकूँ कि हाँ मैंने कराची घूम लिया है, कौन कौन सी जगह ऐसी होंगी सी व्यू के अलावा? के अलावा जनाब, अगर हम पार्क्स को देखते हैं तो हमारे पास एक बड़ा बेहतरीन सा पार्क है, किडनी हिल पार्क, जिसका एक्चुअली नाम है अहमद अली पार्क। ये PCHS में इससे कुछ दूर वाक़ है हिल पार्क। डिफेंस में एक पार्क है निसार शहीद पार्क, सफारी पार्क गुलशन में वाक़ है। इस तरह बहुत सारे छोटे बड़े पार्क हैं। ये एक अलग सवाल है कि हम कितना उनका ध्यान रख पा रहे हैं, और जो कम्युनिटी है, जो नेबरहुड है, वो कितना ज़्यादा ओन करता है, डिसाइड इसके कि सिर्फ क्या बल्दिया, सिर्फ क्या गवर्नमेंट। क्योंकि किसी भी बड़े शहर में अगर हम कराची को मवाजना करना चाहें तो शायद हम इस्तांबुल को देखें किसी हद तक, या हम दिल्ली को देख सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि जो हमारी कम्युनिटी है वो कितना ज़्यादा ओन कर रही है स्पेसेस को। लेकिन स्पेसेस बहुत हैं। अगर आप श्राइन्स की बात करते हैं तो कराची के एक कॉर्नर पे अब्दुल्ला शाह गाजी की श्राइन है, और कराची के बिल्कुल दूसरे कॉर्नर पे वेस्ट में मंगो पीर की एक बहुत बड़ी कल्चरल स्पेस है, जहाँ पर गर्म पानी के चश्मे, जो एक ज़माने में निसाब के अंदर भी इनका तस्करा होता था। इस तरह अगर हम एक और कॉर्नर में चले जाते हैं तो कायद-ए-आज़म पार्क है गुलशन हदीद में। बहुत छोटे छोटे जो पार्क हैं उनका तो मैं तस्करा नहीं करूँगा, लेकिन हम अगर मेन सिटी की बात करें, शहर के क़ल्ब की, तो यहाँ 2 बड़े बेहतरीन इदारे हैं। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे मुख्तलिफ इवेंट्स होते रहते हैं, उसके सामने नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। यहाँ बहुत सारा थिएटर हमें देखने को मिलता है, जब से एक आया हुआ है थिएटर का, जिसमें अनवर मकसूद साहब का और दीगर आर्टिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन साथ साथ इसमें एक तो फैसल आप कुछ हिस्टोरिक प्लेसेस को भी पॉइंट आउट करें, एक तो कुछ हिस्टोरिक प्लेसेस को भी मैं चाहता हूँ पॉइंट आउट करें, और उसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि ये सारी जो हम आपने जगह बताई, इनकी मौजूदगी के बावजूद आप इस सिस्टम के अंदर, इस मैकेनिज्म के अंदर, क्योंकि दुनिया भर के बड़े बड़े जब शहरों में या कैपिटल्स वगैरह में हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टमैटिक चीज़ें मौजूद हैं। आज तक कराची के अंदर कोई उस तरह की इफेक्टिव मेट्रो मौजूद नहीं है। अभी रिसेंटली 1.5 साल पहले तो चंद बसें हमने देखी हैं जो हुकूमत की तरफ से आई हैं, वरना तो W11 कराची का फ्लैगशिप ट्रांसपोर्ट है। तो एक सिस्टम के अंदर एक तब्दीली की तो ज़रूरत है। तो वो तजावीज़ क्या होंगी आपकी तरफ से जिनकी बेसिस पे हम इसको बेहतर बना सकें आम लोगों के लिए, प्लीज़? मैं समझता हूँ कि जो मेयर कराची है उनकी सरबराही में कोई एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए जिसमें आर्टिस्ट, आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट, इवन सरकारी अफसरान, कम्युनिटी के मुख्तलिफ जो तबक़ात हैं, मुख्तलिफ जो वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं, उनका खुद मुख्तार बोर्ड होना चाहिए जो सिर्फ कराची की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर काम करे। कराची में अभी कुछ अर्से पहले हमने सुना अखबार और TV के ज़रिए कि चीफ मिनिस्टर ने ब्यूटिफिकेशन के ऑर्डर्स दिए हैं कि शहर फैसल पे जो इमारतें हैं उन पे कुछ कलर किया जाए, ताकि जो एक फेस है जब आप गुजरते हैं, जब आप शहर में दाखिल होते हैं, जब आप शहर से बाहर निकलते हैं, तो आपको शहर कैसा लगता है। एक किताब छोटी सी मैंने पढ़ी थी, उसका एक उन्वान था कि शहर को गुड़िया की आंख से देखो। मेरा ख्याल है कि शहर को बच्चों की आंख से देखना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा जो 4 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का, हमें देखना है कि क्या उसके लिए कितने स्पेसेस हैं। क्योंकि अगर वो
ऐसे स्पेसेस के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो आप उसकी नौजवानी और उसकी आगे जो उम्र है उसको एक खुशगवार पहलू के साथ देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि बड़ों के पास बड़े मौके होते हैं ना, बच्चों के पास ऑन्डरलैंड है जो बिहारिया टाउन में, या सुंदर सनबाद पार्क है, क्लिफ्टन पे एक बहुत अच्छा पार्क होता था जो अब शायद ख़त्म हो चुका है जी। फैसल, एक और चीज़ भी कराची में कुछ है, पाई जाती है, पार्क में कुछ है, एक और चीज़ भी, एक और ख्याल भी कराची में पाया जाता है कि जब भी ब्यूटिफिकेशन की या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात की जाती है ना कराची में, तो वो पुल के इस पार और पुल के इस पार वाला मामला आ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में सिर्फ पुल के इस पार के ऊपर ही काम हो रहा है और पुल के उस पार ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? हम कतई तौर पे किसी एक नज़रिए की हिमायत में 100% नहीं कह सकते। हमारे पास इस वक्त जो मैकेनिज़्म है मेट्रोपॉलिटन, उसमें टाउन्स हैं हमारे पास। मैं समझता हूँ कि जो टाउन चेयरमैन हैं उनको ओनरशिप लेनी चाहिए कि अपने अपने टाउन में कंपटीशन होना चाहिए कि जी 25 टाउन में से कौन सा ऐसा टाउन है, हाँ वसाइल और मामलात के मसाइल हैं, लेकिन अगर हम साफ़ करना चाहें, अगर हम खूबसूरत करना चाहें, आपने कुछ अर्से पहले शहर में मुख्तलिफ जगह ग्रेटिफिकेशन देखी होगी, आर्टिस्ट ने बहुत सारी दीवारें पेंट की थी, कुछ पुल पेंट हुए थे। मेरा ख्याल है कि वो एक कम्युनिटी ओनरशिप थी जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत या कम्युनिटी की ओनरशिप के साथ बहुत सारा काम हुआ था। मेरा एक शिकवा है हम अपने आप से, कराचीआइट से, कि क्या हम इस शहर को ओन करते हैं, सिवाय ब्लेम करने के हम कितना ज़्यादा अपने शहर की ओनरशिप लेते हैं, जैसा कि लाहौर में ली जाती है, जैसा कि दुनिया के बहुत सारे शहरों में ली जाती है। तुर्की में मैं काफ़ी बार गुजार चुका हूँ, वहाँ पे फैसला तफरीक सिर्फ ये कि आप इस्तांबुल में रहते हैं या इस्तांबुल से बाहर रहते हैं। तो हमें देखना होगा कि इतना बड़ा शहर, फैसल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी ऊपर आपने हमारी तवज्जो दिलाई है। जी, आप लोगों से ये पूछें कि मोहत्ता पैलेस कितने लोगों ने देखा है, स्वामी नारायण मंदिर कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों को पता है कि कराची में हिस्टोरिकल गुरुद्वारे और मसाजिद मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे ऐसे मकामात हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके शुक्रिया के साथ फैसल कि आपने हमें वक्त दिया और इस मौजू पे बात की। हम एक तो ये कि इस पे बात करते रहेंगे, ये कोई हतमी मौजू नहीं है, हम इस पे इंशाल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगे और अगले सेशन में हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम कोई हुकूमती उठाएं, यहाँ पे किसी वजीर से बात करें कि उनके पास क्या प्लान है। बिकॉज ऐसे तो नहीं चल सकता कि कराची के लोग जो 2.5-3 करोड़ हैं वो टैक्सेस देते रहें अपनी जेब से, पूरा शहर जाहिर बात है इसी पे चल रहा है ना, और वो टैक्सेस कहीं ना लगें, वो सरकारी प्रोटोकॉल्स पर खर्चों पर लग जाएं। इस पे आवाम का राइट है, उस पर उनके लिए सड़कें बेहतर होनी चाहिए, इसमें उनके लिए ऐसे मकामात होने चाहिए जहाँ पे और बच्चे जो हमारे इतनी बड़ी तादाद में वो खेलें, उनके जहन पनपे, ये बहुत जरूरी है। हुकूक के साथ साथ फराइज भी तो है ना, शहरियों को अपने फराइज जो है ना वो जरूर निभाने चाहिए, जिम्मेदारी ले। फैसल ने अच्छी बात की कि ओनरशिप लेना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि उन्होंने जितनी भी बातें की है ना उसके अंदर पॉइंट यही है कि सबसे पहले तो आप ओनरशिप लें। हम देखते हैं ना वो गन चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन आयशा मैं स्टिल समझता हूं लोगों की जिम्मेदारी बिल्कुल है, लेकिन हुकूमत को कम से कम ख्याल ये करते हुए, अब एक सी व्यू तो हमारे सामने है ना, उसकी ब्यूटिफिकेशन की जा सकती है, एक नेचुरल लैंडस्केप आपके सामने शहर के अंदर मौजूद है, उसको अच्छा किया जा सकता है, लेकिन माँ से उसमें एक फुटपाथ बनाने के आज तक तो उस पर भी कुछ नहीं हुआ जो हमने देखा। और हम बाहर के लोग हैं, कराची वाले अंदर तो अंदर की चीजें जानते हैं, तो हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे। लेकिन एक मरतबा फिर से जरा, क्योंकि आज का दिन, पिछले 2-3 दिन से जो हम देख रहे हैं एहतजाज की सिचुएशन जो चल रही है मुल्क के अंदर, उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। इस एंगल पे हमने बात करनी है कि एहतजाज तो जारी है ही, जिसकी वजह से आम लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, लेकिन एक और मसला भी अब शुरू हो चुका है, और वो ये है कि जो हमारी आवाम हैं उनको जो खाने पीने की अशिया मिल रही हैं उसके अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ और जो ज़्यादा लूट मार करने वाले जो होते हैं ना माफिया, वो भी नाजायज मुनाफाखोर वो सरगर्म हो गए हैं। खास तौर पर जो LPG सिलेंडर्स हैं ये महंगे रिपोर्ट हो रहे हैं, सब्जियां फलों की कीमतें, इसमें गैर मामूली इजाफा है और इसने आवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला किया है। बहुत सारे लोग, कल इनफैक्ट खुद मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, मैंने कुछ फल वगैरह खरीदे तो उसकी कीमत कोई ऑलमोस्ट एक फल की 30 से 40-50 रुपए ज्यादा थी पर केजी। नहीं, मुझे नहीं नजर आई, और जब मैंने उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि सर यूजुअल से प्राइस ज्यादा है क्योंकि पीछे से सामान आ नहीं रहा है, उसकी वजह ये है कि रास्ते बंद हैं और ये एक बहाना बहरहाल मौजूद है। टमाटर हो, प्याज हो, मटर हो, दीगर सब्जियां हो, ये महंगे रिपोर्ट हो रहे हैं, केले महंगे रिपोर्ट हो रहे हैं कि लोग महंगा बेच रहे हैं। सवाल ये है कि प्राइस कंट्रोल क्यों हो रहे हैं, वो कहाँ पे हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहाँ चली गई हैं, क्यों इस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है? हमारे जो नुमाइंदे हैं उनसे जान लेते हैं कि वो क्या सिचुएशन देख रहे हैं। हम लाहौर चलते हैं, अली रजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या वहां पर भी नाजाफाखोर सरगर्म है, ये माफिया वहां पर भी काम कर रहा है। अली बताइएगा, आपने मुख्तलिफ मार्केट्स में क्या सिचुएशन देख रही है, यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है कि लोग ज्यादा कीमतों पर बेच रहे हैं चीजें?
जी, लाहौर के गुज़श्ता 4 रोज़ से तमाम दाखिली और खारजी पॉइंट्स जो बंद किए गए थे वो आज भी मुकम्मल तौर पे फ़ाल नहीं हो सके हैं। गुज़श्ता रोज़ पुलिस की जानिब से जो है वो शादरा और रावी के मुकाम पे जो रोड है उसको जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए खोला था, जिसके बायस गुज़श्ता 4 रोज़ से लाहौर के अंदर जो सप्लाई है सब्ज़ी और फ्रूट की वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। मैं इस वक्त लाहौर की मरकज़ी जो सब्ज़ी मंडी है रावी रोड पे, वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ हमारी मार्केट कमेटी से जब बात हुई है तो उनका ये कहना है कि लाहौर के अंदर जो सब्ज़ियाँ फ्रूट हैं वो डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। आजकल अगर फ्रूट की बात करें तो मौसमी का सीज़न है, रोज़ाना की बुनियाद पे 50 से 60 गाड़ियाँ जो है वो इस मंडी के अंदर आती थी। गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ से मौसमी की कोई गाड़ी जो है वो इस मंडी में नहीं है। इसी तरह अगर सब्जियों की बात करें तो उसमें प्याज है, आलू है, मटर है, वो उसकी सप्लाई भी जो है वो मुतासिर हुई है और उनके रेट्स भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। प्याज जो है वो भी महंगा हुआ है। मटर की अगर बात करें तो मटर जो 5 किलो आज से 3-4 रोज़ कबल जो 1000 रुपये में दस्तयाब था उसका रेट जो है वो 2000 तक पहुँचा है और इसी तरह आलू जो है वो भी तकरीबन डबल रेट के करीब जो है वो पहुँचा है। इसके साथ साथ इस मंडी के अंदर हज़ारों मजदूर हैं जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, उनका कारोबार भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है। जब इतनी बड़ी तादाद में मंडी के अंदर गाड़ियाँ नहीं आएंगी तो डेफिनेटली वो अपना रोज़गार कैसे कमाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर मार्केट के जो ताजर हैं वो भी परेशान है, जो मजदूर है, दिहाड़ीदार तबका है वो भी जो है परेशान है। इसके अलावा जो शहर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट चलती है वो भी मुतासिर है। चूँकि मार्केट के अंदर सप्लाई कम है, लोगों का कारोबार मुतासिर हुआ है और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान और मुश्किलात का शिकार हैं। तमाम लोगों की ये ख्वाहिश है कि ये मामला जो है वो जल्द से जल्द हल हो, रूटीन के ऊपर चीज़ें आएँ और इनका जो कारोबार है, इनका जो रोजगार है, सामान पहुँच ही नहीं रहा है, शायद कोरोनोश पहुँच ही नहीं रही है, जिसकी वजह से ये कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगेन डिमांड एंड सप्लाई का इशू यहाँ पर हो गया। अली हमारे साथ मौजूद। अली बहुत शुक्रिया। अली थैंक यू। कुछ लोग इसका फायदा भी उठाते हैं ना, यानी कि पहले स्टॉक कर लेते हैं, उनको नजर आ रहा होता है कि आगे 3-4 दिन ये ब्लॉकेज है और फिर उसको महंगे रेट पे बेचते हैं। लेकिन मेन मसला सप्लाई का है। अब इसमें जो इंतजामिया है ना, दे शुड मेक श्योर कि जो सप्लाई वाली गाड़ियां हैं, सब्जियां वगैरह, चिकन वगैरह, वो कम अज़ कम मंडियों तक पहुंचे ताकि लोगों के लिए कीमतें पहले ही बर्दाश्त के काबिल नहीं है और मजीद इसमें हालात ख़राब हो रहे हैं। तो इस पर हमने कहा बात कर ले। क्विक ब्रेक ले लें हम। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपसे खुशामदीद, आपको आमदीद कहेंगे और कुछ बात कर लेंगे अब स्मोक की, जो कि बहुत सारे मसलों में एक बहुत बड़ा मसला है और इसकी वजह से हो क्या क्या रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या निकल रहे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं कि स्मोक की वजह से सीने के अमराज जो हैं उसमें भी अब कई गुना इजाफा हो रहा है। माहिरीन जो है ना वो ये बता रहे हैं कि इसकी वजह से अमराज में इजाफे के साथ साथ दीगर अवामिल के साथ एक बड़ा अंसर जो है वो स्मोक भी है। स्मोक की वजह से सीने की बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा फैल रही हैं और गुज़श्ता 2 माह के दौरान अगर बात की जाए सीने और सांस की तकलीफ में मुब्तला मरीजों की तादाद जो है उसमें कई गुना इजाफा हो चुका है। बिल्कुल, और सारी बात इसका तदारुक करना है, इसकी वजूहात जाननी है, फिर इससे कैसे बचना है, तो उसके लिए हम डिफरेंट एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सैयद मुर्तज़ा काज़मी हैं, उनको हमने इन्वाइट किया। ज़रा उनसे एक तो वजूहात पूछते हैं इसकी, किस हद तक वो मुत्तफ़िक़ हैं कि ये हो रहा है, और फिर इसका हल भी उनसे डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। एक तो ये कि हमें बताइए किस हद तक स्मोक हमारे सीने के अमराज के लिए, लंग्स वगैरह के लिए उसको ये मुतासिर कर रहा है और किस हद तक इसके नुकसानात सामने आ रहे हैं। ज़रा पहले सिचुएशन हमारे सामने रखिए, क्या क्या हो सकता है इससे, फिर इसके हम इलाज पे भी बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अहम बात है और ये अहम टॉपिक है आज के वक्त का। स्मोक के असरात, जैसे कि आपने जिक्र किया कि जो सीने के अमराज हैं उस पर बहुत ज़्यादा है। हम अगर ये बात कर लें कि स्मोक किस तरह से इंसानी हेल्थ को अफेक्ट करती है, तो उसमें सबसे पहले हम सीने के अमराज की ही बात करते हैं, जिसमें ये सांस की नालियों पे असर करती है, जिससे दमा या जिसको एस्थमा हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं, उसके होने का इम्कान ज़्यादा हो जाता है, या जिन लोगों को दमा ऑलरेडी है उसके मजीद उसका कंट्रोल खराब होता है। इसके अलावा एक और बीमारी सांस की नालियों की जिसको हम COPD कहते हैं, वो भी स्मोक की वजह से डेवलप हो जाती है। तो ये क्रॉनिकली जब आप स्मोक से एक्सपोज होते रहते हैं तो दमा और COPD 2 ऐसी बीमारियां हैं जो कि जिन लोगों को नहीं है तो उसके डेवलप होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, और जिन लोगों को है उनका कंट्रोल खराब हो जाता है। इसके अलावा कुछ एविडेंस ये भी है कि आप अगर रिपीटेडली एक्सपोज रहें स्मोक के साथ तो लंग कैंसर का रिस्क आपका ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो सांस के मसाइल के अलावा इसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या दिल के अमराज पे भी इसका
असर है। बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से ब्लड प्रेशर डेवलप हो सकता है, हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, और न्यूरोलॉजिकल यानी आसाबी अमराज भी जो हैं वो भी इसमें ज़्यादा होने का रिस्क है। इस पे भी बहुत एविडेंस आ रही है कि फॉलिज का खतरा भी ज़्यादा हो जाता है। फिर हमला आपने दिल का जिक्र किया कि हार्ट अटैक के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। जो ऑलरेडी दिल के मरीज़ हैं, जो एंजियोप्लास्टी करवा चुके हैं, एंजियोग्राफी जिनकी हो चुकी है, या फिर बड़ा ऑपरेशन जो है जिसको कहा जाता है ओपन हार्ट सर्जरी, वो करवा चुके हैं, उनके लिए ये कितना ख़तरनाक है? देखिए, ये स्मॉग से कोई एक्यूटली दिल के अमराज नहीं हो रहे होते कि स्मॉग एक्सपोज हुआ और अचानक से कुछ हो जाएगा। ये क्रॉनिकली उसको अफेक्ट कर रहा होता है, दिल की शरियानों को, जो हमारी सारी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसमें जब ये स्मॉग पार्टिकल सरायत करते हैं तो फिर उसमें ऐसी इन्फ्लेमेशन या ऐसे चेंजेस आते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपका रिस्क जो है वो ज़्यादा हो सकता है। जो ऑलरेडी दिल के मरीज हैं वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर राब्ते में रहें, स्पेशली इस सीज़न में, कि उनका स्मॉग एक्सपोजर कम से कम हो, ताकि मजीद एक्सपोजर से जो ऑलरेडी उनकी डिजीज ट्रीट हो रही है वो और ख़राब ना हो। तो दिल के अमराज के लिए तो ये है। बाकी हामला ख्वातीन का मैं जिक्र कर रहा था कि वो भी बहुत अहम है कि उनका स्मोक का एक्सपोजर कम से कम हो, क्योंकि इसमें भी एविडेंस है कि जो हमला ख्वातीन हैं उनका अगर तो सांस की बीमारी उनको पहले से है तो उनका रिस्क ज़्यादा होगा अस्थमा ख़राब होने का, और जो आने वाला बच्चा है उसका बर्थ वेट कम होने का या प्री टर्म डिलीवरी होने का रिस्क ज्यादा हो जाता है। अच्छा। तो ये सारे वो अवामिल हैं जिससे स्मोक जो है इंसानी हेल्थ को मुतासिर करती है। इन द लॉन्गर रन अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, इसके इफेक्ट्स जो हैं हम किन के बारे में बात कर सकते हैं? जो बुजुर्ग अफराद होते हैं जिनको मोस्टली हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बीमारियाँ होती हैं, किसी न किसी मर्ज में मुब्तला होते हैं, वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं? जो नौजवान हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं या बच्चे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं? जी, दो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हम इस पे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। एक तो वो जो बच्चे हैं या बिल्कुल ख़ास तौर पे नौमौलूद या नौज़ायदा बच्चे, और बुज़ुर्ग जो कि एल्डरली एज में वैसे ही बीमारियों का जिनका रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये दो ऐसी पॉपुलेशन है जो कि ज़्यादा रिस्क पर हैं स्मॉग एक्सपोजर के बुरे असरात की वजह से। हमारे पास ये वेस्ट से बहुत अच्छा डाटा है, आपके नॉलेज में होगा कि लंदन में 1952 में एक ग्रेट स्मॉग आया था और उसके बाद उस पर उन्होंने बहुत स्टडी भी किया और ये बात रिसर्च से प्रूव हुई कि उस दौरान जो बच्चे पैदा हुए विद इन ए ईयर जो है उनका एस्थमा रेट जो है वो बाकी ईयर्स की बर्थ से ज्यादा था। तकरीबन 9% इंक्रीज था एस्थमा की उसमें डिजीज में। तो इस तरह जो नौमौलूद बच्चे हैं वो स्मॉग से एक्सपोज होंगे तो बिल्कुल उनके एस्थमा डेवलप होने का रिस्क ज्यादा हो जाता है। वैसे भी जो छोटे बच्चे हैं उनका रिस्क ऑफ डेवलपिंग सच रेस्पिरेटरी डिजीज ज्यादा हो जाता है। और बुजुर्ग ये वो लोग हैं जो कि, और ख़ास तौर पे अगर वो स्मोकिंग भी करते रहे हैं या वो पहले भी किसी ऐसे आलूदा इलाके में रहे हैं और स्मोक से एक्सपोज होते हैं तो उनका रिस्क जो है सांस की बीमारी का बहुत ज़्यादा होता है। इस लिहाज से तो फिर हम ऐसा समझें कि जो मुल्तान है, लाहौर है, यहाँ पे तो सारे ही एट रिस्क ही मौजूद हैं, क्योंकि हम मुसलसल हर साल एक ऐसा फेज़ गुजारते हैं इन शहरों के अंदर कि सभी कहीं ना कहीं इससे मुतासिर होते हैं। तो इट इज़ एक्चुअली इम्पैक्टिंग आवर हेल्थ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप क्या प्रिकॉशन सजेस्ट करते हैं बीइंग इन हेल्थ एक्सपर्ट के आप इन चीज़ों पर अमल करें तो कम अज़ कम इसके असरात को कम किया जा सकता है, मुकम्मल ख़त्म ना भी किया जा सके तो? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये एक एनवायरमेंटल इमरजेंसी के तौर पर ट्रीट होना चाहिए हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। इसके बारे में जो भी तदारुक किया जाना चाहिए उसको हमें इमरजेंसी के तौर पर डील करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये हर साल एक्सपोज हो रहे हैं। और इशू ये होता है कि हम जब मौसम स्मॉग वाला आ जाता है तो हम तब कोशिशें शुरू करते हैं। ज़्यादातर हमें बातें तब पता चलनी शुरू होती हैं कि जी इसके ये नुकसानात है और इसके लिए ये करना है, लेकिन इसके लिए ईयर राउंड एफर्ट चाहिए। अच्छा, आपने क्या तदाबीर हो सकती हैं जो इसके कम करें? देखिए, हमें ये पाकिस्तान की एनवायरमेंटल एजेंसीज की रिपोर्ट्स ये बताती हैं पिछले सालों की कि सबसे ज़्यादा जो स्मॉग में कंट्रीब्यूशन है वो व्हीकल की है, यानी कि हमारे तकरीबन 80% जो स्मॉग है वो व्हीकल्स की वजह से है। अनरेगुलेटेड इंजन्स हैं, धुआं बहुत ज़्यादा है व्हीकल्स का, जिसकी वजह से
ये स्मॉग इतना ज़्यादा बिल्टअप होता है। फिर उसके अलावा इंडस्ट्रियल रेगुलेशन है, उसके अलावा प्लांटेशन है। हमारे यहाँ ग्रीनरी शहरों में, अर्बन एरियाज में ख़त्म होती जा रही है और बहुत ज़्यादा बिल्टअप एरियाज हो गए हैं। हम एक कॉन्क्रीट जंगल बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज थे इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों पर काम करना है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट हो, ताकि हमारी जो व्हीकल लोड है वो कम हो रोड्स पर, हमारी इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस ऐसी हों, हमारी प्लांटेशन ऐसी हो, दरख्त लगाएं, सिर्फ धूप से बचाव के लिए नहीं बल्कि और भी इसके एनवायरनमेंट पे जो असरात हैं वो हम उसको ले सकें। तो ये तो वो तदाबीर हैं जो हम ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सब मिल के जो है इस पे काम करेंगे तो ही हम इसको खत्म कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसा है और सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सैयद मुर्तज़ा काज़मी हमारे साथ मौजूद थे और जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स से हमने बात की है स्मॉग के बारे में ख़ास तौर पे, उन सब का ये कहना है कि हम सिर्फ उस वक्त जाकर कोशिशें शुरू करते हैं जब स्मॉग हमारे सर पर आकर खड़ी हो जाती है। हमें पूरा साल इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, पूरा साल किसानों से बातचीत की भी ज़रूरत है, उन तमाम लोगों से जिनकी गाड़ियों से धुएँ निकलते हैं उनसे बात करने की ज़रूरत है, उनको सीज करने की ज़रूरत है। और इसमें सोल्यूशन ये है कि जो एफर्ट्स अभी शुरू की हुई है ना हुकूमत ने, कि वो भट्टे बंद करा रहे हैं जो गैर कानूनी हैं या फिर फसलों का जो जलाव है वो कम करा रहे हैं, पूरा साल ये जारी रहना चाहिए। और व्हीकल्स का जो चेकअप है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग सुबह से आगे। जी एक मर्तबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ये सेगमेंट बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये है म्यूज़िक का सेगमेंट और म्यूज़िक की दुनिया के बारे में कहा जाता है कि कई गुलकार आते हैं और वो चले जाते हैं, नाम बनाते हैं कुछ लेकिन चले जाते हैं। लेकिन कुछ सिंगर्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि उनकी आवाज़ जो है वो आपके ना दिल में बैठ जाती है और बड़े कम वक्त में वो आपके दिलों में जगह बना लेते हैं। एक ऐसी ही खूबसूरत आवाज़ जो है एक उभरते हुए गुलकार हैं मुईज़ अब्बास, वो आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। इन्होंने अपनी गायकी से लोगों के दिल जो हैं बड़ी जल्दी जीत ली। जी अच्छा गाते हैं मोइज़, हम अभी थोड़ा सुन रहे थे तो हमने कहा ज़रा आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी सारी बात हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। सुनते हैं उनसे कि वो कैसा गाते हैं और म्यूजिक का सफर उनका कैसा चल रहा है। सो मोइज़ इज विद अस, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? वेयरिंग सच अ नाइस रेड कलर। मैंने कहा कि हम के लोगों के साथ मैच होना चाहिए। अरे क्या बात है यार, छा गए आप। और वैसे भी सुबह ना ऐसे अच्छे लगते हैं ऐसे कलर्स। कैसी चल रही है जिंदगी, क्या हो रहा है? जबरदस्त चल रही है, म्यूजिक हो रहा है। अच्छा, कब से चिल हो रहा है? म्यूजिक को अराउंड 3-4 साल हो गए। अच्छा। गिटार तब सीखा था जब स्कूल लाइफ में था, फिर उसके बाद 3-4 साल इसी समझ के ग्राउंड में हो गए। म्यूजिशियन पहले थे, मतलब गिटार बजाना पहले? गिटार सीखा इसलिए था क्योंकि मैं गाना ही चाहता था। पता कैसे चला कि मैं गा सकता हूँ, मुझे मेरी आवाज़ अच्छी है? जरी बात है, जब आप हल्का फुल्का गुनगुनाते हैं, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं तो ऑडियंस आपको खुद बता देती है कि आप ये तो आपने ये तो मीडिया वाली कहानी हो गई ना। मसल वाली बताइए, कब दिल टूटा, कब आपने आपको लगा कि क्योंकि इस हिसाब से मैं भी सिंगर बन सकती हूँ। ये मुझे रोज कहते हैं कि अच्छा गुनगुना लेती हूँ। ये बात तो वैसे जितनी दफा हमारे लड़कों के दिल टूटे हम सब मेहदी हसन बन जाए इतने बार। लेकिन वैसे बताइए कुछ ना कुछ ऐसा इंस्पिरेशनल होता है ना जो आपको बनाता है? दिल नहीं टूटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। लेकिन होप सो टूटे भी ना आगे। ये है कि सिंगिंग का शौक मुझे बचपन से, तो ज़ाहिर बात है मूवीज़ वगैरह देखी, प्लेबैक सॉन्ग्स जो ज़्यादा सुने, सिंगर्स को सुना, तो उस चीज़ से ना मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही म्यूज़िक से प्यार हो गया। अच्छा। और कुछ आवाज़ ने साथ दिया तो मैंने कहा बहुत ही अच्छा, हमें आप जैसे लोग चाहिए। दर्द जो है ना वो कहते हैं दिल टूटने से ही आता है, तो अभी हमें इंतजार करें मजीद दर्द महसूस करने के लिए। फिर क्या करेंगे? अल्लाह ना करे आपको दर्द मिले। थोड़ा सा कुछ सुनाइए ताकि आप दर्द वाली बात हो रही है तो हमसे भी और देखने वालों से भी दर्द वाली चीज़ें। मोइज़ अब्बास जी। मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आफतों के दौर में, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। दोस्तों के दरमियाँ
दोस्तों के दरमियां वजह दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। इख्तियार में कितना अजनबी है तू, मेरी जिंदगी है तू। दिल आपका भी कर रहा है ना गाने का इमरान? मेरा दिल तो हमेशा ही करता है, बस हमें तो ये हमारा काम जरा बहुत ज्यादा इजाजत नहीं देता, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है जब यंग आर्टिस्ट हमारे सामने आते हैं, इतना अच्छा गा रही है। अच्छा, ये दो मेलोडीज का इम्तजाज गा रहे हैं, एक ताज़ा तरीन एक मेलोडी जो गाई है शायद अमानत ने गाई है, और एक ओरिजिनली द लेजेंड द सिंगर ऑफ द हिस्ट्री नुसरत फतेह अली खान साहब ने जो गाई हुई है। तो आप यूजुअली किस टाइप का म्यूजिक आपको पसंद है मोइस? आप ऐसा ही जो मिल जाए या इस टाइप का? मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि सिंगर वही जो हर जेनर को मतलब फॉलो करता है, वो हर जेनर में जाके उसको फील करता है, उसको गाने की कोशिश करता है। लेकिन एक होता है ना अपना मन लगता है एक चीज़ के अपना मन, तो मेरा जो है वो मैं आपको लास्ट पे सुनाऊंगा, मेरा थोड़ा सूफी टच ज़्यादा है। आपने अपने गाने भी तो गाए हैं? जी, मैंने मुझे को अपना गाना सुनाइए ना, हमारे देखने वालों को भी, ताकि पता लगे कि आप खुद किस टाइप का म्यूजिक बना रहे हैं। तो ये जो सॉन्ग है इलाज, ये मैंने लिखा भी खुद है। अच्छा, ओके। तेरी अखियां ने ऐसा जादू कीता, मेरा तनु मन सारा बेकाबू कीता, हाय दिल भी करदा तेरा जिक्र माहिया, हर साह नाल आउंदी तेरी फिक्र माहिया, कीता कि जादू असी हो गए खराब वे, मर जांदा साडे तू इलाज वे, है मर जांदा साडे तू इलाज वे, हो दर्दां दा साडे तू इलाज वे, दर्दां दा साडे तू इलाज वे, इश्क इश्क मेरा तू, इश्क इश्क मेरा तू, मुझ में बसा है तू, तुझ में बसा हूँ मैं। वाह वाह वाह, इसमें पूरा कवाली का टच भी आ रहा है। जी, ये बेसिकली जब मैंने लिखा था तो मेरे माइंडसेट में यही था कि कुछ ऐसी चीज़ हो, क्योंकि आपको पता है ये म्यूजिक जो प्लेबैक होता था, जो स्पेशली हीरो हीरोइन पे जो फिल्माया जाता था, ये सॉन्ग्स आजकल थोड़े कम आ रहे हैं। अच्छा। और हमारी इंडस्ट्री है वो आजकल ज़रा नए म्यूजिक को ज़्यादा जो है वो मतलब आओ भगे ज़्यादा उसकी तो जॉनरा तो आपका है ना? हाँ, मेरा जॉनरा यही है कि मैं, मेरा ख्वाहिश भी यही है, और जिस तरीके से इसको शूट किया था। इनका जॉनरा रोमांस है और ये रोमांटिक गाने गाते हैं, इनकी आवाज़ के अंदर भी वो चीज़ मौजूद है, लेकिन आपकी आवाज़ के अंदर वो एक जो थोड़ा पंजाबी आर्टिस्ट वाला खड़ापन है ना, जो सूफियाना भी उसको टच देता है, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो आपने लिखा है, लिखते हुए क्या था, कौन था जहन में? लिखते हुए थॉट? नहीं, ये नहीं मैं बता सकता। टाइम लेकिन आपने बता दिया कि कोई ना कोई तो था, कोई ना कोई। आयशा ये और फिर पूछते हैं, टाइम बहुत कम है, क्विकली हम इजाजत चाहते हैं आपसे, लेकिन हम छोड़े जाएंगे। हम चाहते हैं तो मैं आप कुछ गाना शुरू करें और उसी पे हम क्लोजिंग कर देंगे। शो आपने देखा, अगर अच्छा लगा तो जरूर फीडबैक दीजिएगा, और मोइस का आखिर में गाना सुनते और आपसे इंशाल्लाह कल मिलेंगे। ओवर टू यू मोइस। आपके मैं एक सवाल का भी जवाब दूं कि पास रहता है दूर रहता है, कोई दिल भी जरूर है। जनाब, मन में बसीलू बान की खुशबू, इतर बितर सब भूला, जात अकीदा राख हो गए, इश्क का जल गया चूल्हा, टोपी ही उतरी तस्बीह टूटी, ढोल पे रक्स हुआ, इश्क मेरा तावीज बन गया, दिल पे नक्श हुआ, मुझ पे लग गई तोहमत शोहमत, मैं बदनाम हुआ, गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ, गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ, कि फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ।